नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूँ क्लास 10th के बायोलॉजी का एक नया चैप्टर। दोस्तों, इस नया चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण और आज हम लोग इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कवर करने वाले हैं। अर्थात कहने का अर्थ यही हुआ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज हम लोग बनाने वाले हैं शानदार तरीके से। कौन सा चैप्टर के? हमारा पर्यावरण। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग पर्यावरण के मतलब तो आप लोग समझ ही गए हैं कि पर्यावरण होता क्या है। ठीक ना? कहने का अर्थ यही हुआ कि पर्यावरण कहते किसको है भैया? तो हमारे पृथ्वी के अंदर जितने सारे जीव जंतु हैं सभी जीव जंतु को पर्यावरण कहा जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? जितनी सारी चीजें, ठीक ना, जिससे मनुष्य की उपयोगिता में सक्षम होते हैं, यानी कि जिससे क्या करते हैं हम लोग, जिसकी उपयोग करते हैं उसको पर्यावरण ही कहते हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक ना? चलिए, यानी कि पृथ्वी के अंदर ढके हुए आवरण को ही पर्यावरण कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए? दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात हम आपको कहना चाहते हैं कि ये जो पीडीएफ है ना, आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखिएगा और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक प्रश्न को जो कि आपके आने वाले बोर्ड के परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों, प्रश्न करा है कि निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? डीडीटी। अर्थात दोस्तों, डीडीटी कहते किसको है? डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो टेट्रा क्लोरो इथेन। ठीक दोस्तों, समझ गए? लोग डीडीटी का छिड़काव करते हैं ना मलेरिया को दूर भगाने के लिए। ठीक ना? आजकल तो गांव घर में किया जाता है दोस्तों। ठीक ना? समझ गए? चलिए, पहला है डीडीटी, दूसरा है कागज, तीसरा है वाहित मल या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए, अगर आप लोगों को पता है कि निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है तो बताने की प्रयास कीजिए आप चैट सेक्शन में। इसका उत्तर क्या होगा? अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा कि कौन जो है यहाँ पे वो निम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक दोस्तों, आप लोग डीडीटी का नाम सुने हैं ना? डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो टेट्राक्लोरो इथेन, यही जो है आपका जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक दोस्तों, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा भैया। देखिए, दूसरा प्रश्न है, प्रश्न करा कि ओजोन परत पाई जाती है। भैया, ओजोन परत पाई जाती है किस में? यानी कि ओजोन परत का भी लेयर होता है। ठीक दोस्तों, हमारे पृथ्वी का भी लेयर होता है। आप बताइए कि ओजोन परत किस लेयर में पाया जाता है? तो दोस्तों, ओजोन परत जो है आपका किस में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? किस में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, जो कि आपका ए नंबर का विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है भैया? कोई डाउट नहीं है? अगर बच्चा पार्टी, अगर आपको कहीं भी डाउट लगे ना, आप चैट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आपके द्वारा पूछा गया हर एक प्रश्न का उत्तर आपको शानदार तरीके से प्राप्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, टेंशन में नहीं रहना है कि हम आज कमेंट कर दिए, मेरा प्रश्न का उत्तर कब आएगा कब नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो कमेंट है, कमेंट के रूप में जो आपका प्रश्न आएगा वह प्रश्न का उत्तर आपको शानदार तरीके से कुछ ही क्षण में प्राप्त कर दिया जाएगा। ठीक ना? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों, जरा गौर फरमाइएगा। तीसरा प्रश्न करा है कि निम्न में कौन जलीय आहार श्रृंखला है? तो दोस्तों, कौन जलीय आहार श्रृंखला है? घास, बकरी, शेर, तो भैया यह तो आपका कहाँ पे रहता है? स्थल में रहता है, यानी कि जमीन पे रहता है। लेकिन शैवाल, जलीय कीट और मछली, शैवाल भी आपका जल में पाया जाता है और जलीय कीट भी जल में पाया जाता है और मछली भी जल में ही पाया जाता है। अर्थात कहने का अर्थ यही हुआ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का विकल्प ही हो जाएगा। बाद बाकी जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है सब गलत दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए, चौथा प्रश्न है, प्रश्न करा है कि निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे को या फिर नील हरित शैवाल को या फिर जंगली जानवर को या फिर फूल और पत्ते को? तो चलिए, किसको आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखना चाहेंगे? फटाफट से आप अपना राय कमेंट में बताइए। ठीक ना? अर्थात कहने का अर्थ ये होगा कि अपना उत्तर आप बताइए कमेंट में, क्या होगा इसका उत्तर शानदार तरीके से बताइए। तो चलिए दोस्तों, निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे? तो दोस्तों, ये जो जंगली जानवर होता है ना भैया, यह आपका उपभोक्ता श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा।
तो चलिए पांचवा प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते, या फिर पॉलीथीन गैस, या फिर रबड़, या फिर प्लास्टिक की बोतलें। तो चलिए अगर आप लोगों को पता है इस प्रश्न का उत्तर तो फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा कि निम्न में कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो दोस्तों सूखे घास पत्ते जो है आपका जैविक प्रक्रम द्वारा, किसके द्वारा? जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ सूखे घास पत्ते हैं। ठीक दोस्तों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठा प्रश्न जो कि आपके इस साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। चलिए छठा प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए भैया छठा प्रश्न यही कर रहा है कि हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, या फिर अपघटक, या फिर उपभोक्ता, या फिर आहार श्रृंखला। तो चलिए दोस्तों हम आपको बता दें, हरे पेड़ पौधे जो है आपका उत्पादक कहलाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन का उत्पाद करता है कि नहीं करता है? भोजन भी बनाता है, भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन का उत्पाद करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठा के बाद सातवां प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए सातवां प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि इनमें मुर्दाखोर है? चील, सियार, कौवा, या फिर सभी। तो दोस्तों मुर्दाखोर अर्थात मुर्दा को देखते ही एक लाश अगर उसके सामने में आप फेंक दीजिएगा तो तुरंत ही वह चट कर जाएगा। चील भी ऐसा करता है, सियार भी ऐसा करता है, कौवा भी ऐसा करता है, यानी कि इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आठवां प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाने से आपको एक बात बता दें, आपसे एक बात पूछ ले, बता क्या दे भैया, पूछ ही लेते हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है? एक बार क्लियर कर दीजिएगा चैट सेक्शन में कि नहीं हमको सब कुछ समझ में आ रहा है शानदार तरीके से। ठीक भैया, ठीक ना, एक बार क्लियर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आठवां प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों आठवां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है? कागज, लकड़ी, कपड़ा, या फिर प्लास्टिक। तो दोस्तों जैव निम्नीकरण कौन है भैया, फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा कि यहाँ पे अजैव निम्नीकरण पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों आप लोग प्लास्टिक का नाम सुने हैं ना? प्लास्टिक का नाम सुने हैं, वही आपका अजैव निम्नीकरण हो जाता है। ठीक ना, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से, बात बाकी सब जैव है। ठीक, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 9 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? पौधे, वायु, जंतु, या फिर मनुष्य। तो चलिए दोस्तों आप बताने की प्रयास कीजिए कि कौन सा पदार्थ है, यानी कि कौन सा चीज है यहाँ पे जो पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। ठीक दोस्तों, चलिए बताने की प्रयास कीजिए। तो दोस्तों हम आपको बता दें इस प्रश्न का उत्तर शानदार तरीके से क्या होगा कि निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। तो दोस्तों पर्यावरण के जैविक घटक यानी कि जैव मतलब जिंदा घटक कौन सा नहीं है? तो दोस्तों वायु, वायु प्राणहीन होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, जान नहीं होता है। तो दोस्तों यह क्या हुआ, जैविक घटक नहीं हुआ, अर्थात अजैविक हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ दोस्तों। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक एक चीज पे अगर जरा फोकस कीजिएगा ना फटाफट से बनेगा क्वेश्चन। कौन कहता है कि क्वेश्चन हाँ भारी रहता है भैया? सब हल्का हल्का क्वेश्चन रहता है, जब देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो भैया 10वां नंबर का प्रश्न जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? गोबर गैस, प्लास्टिक, पानी, या फिर कागज। तो चलिए बताने की प्रयास कीजिए कि कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है। ठीक ना, चलिए आपके सामने 4 विकल्प प्रस्तुत है, इन 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा फटाफट से आप चैट सेक्शन में बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा कि कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है। तो दोस्तों आप लोग प्लास्टिक का नाम सुने ही है, ठीक ना, प्लास्टिक जो है आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो भैया 11 नंबर का प्रश्न पे ऊपर जरा आप फोकस कीजिएगा, ठीक ना। चलिए 11 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, सूर्य, पानी, या फिर कागज। तो दोस्तों प्रकृति में अर्थात भगवान के द्वारा रचित जो आपका ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह एकमात्र भैया अपना सूर्य देव है। ठीक दोस्तों, अर्थात सूर्य है, ठीक ना, सन है, ठीक ना, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? जंगल, या फिर एक्वेरियम, या फिर घास के मैदान, या फिर मरुस्थल। तो चलिए कौन नहीं है स्थलीय परितंत्र, फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए आप चैट सेक्शन में, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा इस प्रश्न का उत्तर। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? तो दोस्तों
इक्वेरियम जो है आपका वह स्थलीय परितंत्र नहीं है, याद रखिएगा। क्या दोस्तों? इक्वेरियम अर्थात यह जो आपका स्थलीय अर्थात स्थान है, जंगल भी एक स्थान है, एक स्थान पे ही जंगल उगा है, घास के मैदान, ठीक ना, और मरुस्थल, मरुस्थल जहाँ पे क्या बोलता है कि जहाँ पे घास फूस नहीं उगता है अर्थात मरा हुआ जमीन, तो यह एक स्थल ही हुआ दोस्तों, जगह ही हुआ, पैलेस ही हुआ, ठीक है। लेकिन एक्वेरियम यह आपका कोई पैलेस नहीं हुआ, कोई स्थान नहीं हुआ। क्लियर है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि सीएफसी है। दोस्तों सीएफसी क्या होता है आप लोगों को पता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है सीएफसी। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सीएफसी का आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बताने का आप लोगों को बताना है कि सीएफसी का फुल फॉर्म क्या है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम सुने हैं, ठीक ना, वही होता है सीएफसी। ठीक दोस्तों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न कर है कि मृत शरीर को पचाने वाली जीवों को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, या फिर अपघटक जीव कहते हैं, या फिर स्वपोषी कहते हैं, या फिर परभोक्ता कहते हैं। चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए कि मृत शरीर को पचाने वाले जीव को आखिर कहते क्या है भैया। चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर का हम वेट कर रहे हैं कि क्या आप बता रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए दोस्तों, मृत शरीर को पचाने वाले जीव को भैया अपघटक जीव कहते हैं, याद रखिएगा, जो कि आपका बी नंबर का विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि वनों की अत्यधिक कटाई का परिणाम क्या होगा? कम वर्षा, भूसंकलन, या फिर भूमि अपर्दन तथा बाढ़, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों वन जब आप काटते हैं, जब आप जंगल काटते हैं ना, तो कम वर्षा होगी, ठीक ना, भूसंकलन अधिक होगा, अर्थात भूमि अपर्दन तथा बाढ़ भी बहुत ही भयानक आएगा, अर्थात उपरोक्त तो सभी इसका परिणाम हो जाएगा, ठीक ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जैव वातावरण में शामिल है मृदा, जल तथा वायु, जंतु, पौधे तथा मनुष्य, सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, जैव वातावरण में शामिल है अर्थात जो जिंदा है उस वातावरण में क्या शामिल है? तो दोस्तों उस वातावरण में जो आपका शामिल है ना भैया, वह आपका क्या शामिल है कि आपको पता है? वह जंतु भी है, पौधे भी है तथा मनुष्य भी है। ठीक दोस्तों, लेकिन यह मृदा, जल, वायु यह आपका जैव वातावरण में शामिल नहीं होता है। क्लियर है, ठीक ना, जो कि आपका यह जिंदा नहीं है, यह आपका अजैव में आ जाता है। ठीक ना, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट क्लियर है ना? चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट हो, कहीं भी दिक्कत हो, तो आप चैट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो चलिए 17 नंबर का प्रश्न कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा भैया। चलिए प्रश्न है, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, या फिर उपचर। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे इस प्रश्न का उत्तर शानदार तरीके से कि वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करता है उसे सर्वाहारी कहते हैं, याद रखेगा, अर्थात वह सब कुछ खाता है, ठीक ना, उसको सर्वाहारी कहते हैं। ठीक, यानी कि सर्वभक्षी कहते हैं, फिर सर्वाहारी कहते हैं, वही हुआ, ठीक ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, या फिर आहार श्रृंखला। तो चलिए हम आपको बता दें इस प्रश्न का उत्तर शानदार तरीके से, जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं भैया? तो दोस्तों जीवाणु एवं कवक जो कहलाते हैं वह अपघटक कहलाते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं रखिएगा भैया, यह सब चीज आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? हरे पौधे द्वारा, जंतु द्वारा, कवक द्वारा, या फिर बैक्टीरिया द्वारा। चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। तो दोस्तों सौर ऊर्जा जीव मंडल में जो है हरे पौधे के द्वारा प्रवेश करती है, याद रखिएगा, जो कि आपका ए नंबर का विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है उष्मा को, पराबैंगनी किरणों को, सूर्य की उष्मा को, या फिर अवरक्त किरणों को। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि ये जो हमारा ओजोन परत है
जो कि हमारे पृथ्वी का सुरक्षा कवच है, वो जो अवशोषित करता है, वो जो अब्जॉर्ब करता है, वो जो अपने आप में खींचता है, कौन सा चीज को खींचता है भैया? तो पराबैंगनी किरणों को खींचता है, जिससे पराबैंगनी किरण से होता क्या है कि कैंसर की खतरा होती है, चर्म रोग होता है, तरह तरह की विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल जाती है इस पराबैंगनी किरण से। लेकिन यह ओजोन परत जो है हमारा पृथ्वी का जो सुरक्षा कवच है, यह अवशोषित कर लेता है, अपने में खींच लेता है, किसको? पराबैंगनी किरण को। क्लियर है भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 21 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि प्रत्येक पारितांत्रिक होता है गतिशील तंत्र या फिर प्रगतिशील तंत्र या फिर अस्थायी तंत्र या फिर गत्यात्मक तंत्र। तो चलिए प्रत्येक पारितांत्रिक क्या होता है फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए। मैं आपको इसका उत्तर शानदार तरीके से बताना चाहूंगा कि प्रत्येक पारितांत्रिक जो होता है भैया वह गत्यात्मक तंत्र होता है। याद रखिएगा कौन सा तंत्र होता है? गत्यात्मक तंत्र होता है, याद रखिएगा। क्लियर है ना? डाउट नहीं है ना कहीं पे? अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो बताने की प्रयास कीजिएगा। आपके द्वारा पूछा गया हर एक प्रश्न का उत्तर आपको शानदार तरीके से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? जरा ध्यान देने वाली बात है कि पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? तो दोस्तों पर्यावरण मुख्य रूप से 2 घटकों का बना होता है, याद रखिएगा। ठीक ना? समझ गए? जैविक पदार्थ, जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 23 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा कि पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर ये सभी। तो चलिए पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो दोस्तों पारितंत्र के जैविक घटकों का श्रेणियां निम्न में से कौन है? तो दोस्तों वह उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है, अपघटक भी है, यानी कि इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है भैया? कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 24 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक द्रव्य है, घातक विष है, अक्रिया धातु है या फिर सभी गलत है। तो दोस्तों सभी प्रकार यानी कि ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन क्या है? ओजोन एक परत है भैया। तो यह ओजोन क्या हो गया भैया? यह आपका घातक विष है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ओजोन क्या है? एक प्रकार का घातक विष है, याद रखिएगा। ठीक ना? समझ गए? चलिए ओजोन परत अलग है और यह ओजोन यह अलग है। ठीक ना? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए 25 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है वन तालाब, झील तालाब, बगीचा खेत या फिर सभी सही है। चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए कि कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या है। तो दोस्तों कृत्रिम पारितंत्र का जो उदाहरण है ना भैया वो आपका बगीचा और खेत हो जाएगा। ठीक ना? जो कि कृत्रिम का मतलब हाथ से बना बनाया हुआ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25 के बाद 26 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए 26 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचले सतह में या फिर वायुमंडल के ऊपरी सतह में या फिर वायुमंडल के मध्य सतह में। चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए कि ओजोन परत पाया कहाँ जाता है, वायुमंडल के किस सतह में पाया जाता है। फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए कि ओजोन परत जो पाया जाता है भैया वह आपका वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 27 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो दोस्तों आपका विकल्प है घास, पुष्प तथा चमड़ा, दूसरा विकल्प है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, तीसरा विकल्प है फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस या फिर चौथा विकल्प है आपका केक, लकड़ी एवं घास। चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए कि किस समूह में, इन 4 समूह दिया हुआ है, इन 4 समूहों में कौन जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक दोस्तों फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो दोस्तों घास, पुष्प तथा चमड़ा यह क्या है? केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक दोस्तों समझ गए आप लोग, जो कि आपका ए नंबर का विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27 के बाद 28 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए 28 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं, आम
या फिर घास बकरी तथा मानव, या फिर बकरी गाय तथा हाथी, या फिर घास मछली तथा बकरी। तो चलिए बताने की प्रयास कीजिए कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो दोस्तों आहार श्रृंखला का जो आपका निर्माण करता है, पहले तो घास बकरी, बकरी के बाद मानव, अर्थात मानव जो है बकरी को खाता है और बकरी किसको खाता है, घास को खाता है। ठीक दोस्तों समझ गए। क्या आम गेहूं को खाता है, नहीं खाता है। क्या गेहूं घास को खाता है, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक ना। हाथी गाय को खाता है और गाय बकरी को खाता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक ना। एक क्रम होना चाहिए, एक श्रृंखला होना चाहिए, लाइन बाय लाइन, कि यह होगा क्या। ठीक दोस्तों, घास को बकरी खाएगा और बकरी को मानव खाएगा, ठीक ना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए 29 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि वन पारितंत्रिक क्या करा दोस्तों, प्रश्न जरा फिर से समझिएगा आप लोग कि वन पारिस्थितिक पारिस्थितिक दोस्तों। चलिए 29 नंबर का प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, फिर से हम लोग पढ़ने की प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो प्रश्न करा है कि वन वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। तो दोस्तों वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, या फिर द्वितीय उपभोक्ता होता है, या फिर तृतीयक उपभोक्ता होता है। चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, क्या हो जाएगा इसका उत्तर शानदार तरीके से। तो दोस्तों वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन जो होता है भैया, वह आपका प्राथमिक उपभोक्ता होता है, याद रखिएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि वायुमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है। अणु होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है, फिर विद्युत होता है। चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए कि वायुमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो होता है भैया, वह आपका सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, याद रखिएगा, जो कि नेचुरल है, ठीक ना। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 31 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है, जरा ध्यान देते हैं कि घास स्थली पारितंत्र में उत्पादक होते हैं घास, कीड़े, हिरण, या फिर जंगल। तो दोस्तों घास स्थली पारितंत्र में उत्पादक जो होता है ना भैया, वह आपका क्या होता है, घास ही होता है, ठीक ना। समझ गए आप लोग शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 32 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 32 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो दोस्तों ओजोन के अणु में ऑक्सीजन का भैया आपका जो परमाणु होता है ना, वो आपका 3 परमाणु होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, जरा क्लियर कर दीजिएगा, एक बार थम्स अप कर दीजिएगा चैट सेक्शन में कि नहीं हमको समझ में आ रहा है शानदार तरीके से, ठीक ना, तब मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए दोस्तों 33 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है, जरा ध्यान दीजिए कि अपघटक का उदाहरण है कवक, बाघ, बकरी, या फिर हरे पौधे। तो दोस्तों अपघटक का जो यहाँ पे उदाहरण है वह क्या है, आप बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा कि अपघटक का भैया जो यहाँ पे उदाहरण है ना, वह आपका कवक है, याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, अपघटक का उदाहरण यहाँ पे क्या है, कवक है, यह चीज याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 34 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो चलिए दोस्तों 34 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था किसको, वृक्षों को। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से। जो चिपको आंदोलन जो चलाया था वह सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था, ठीक ना। उसका उद्देश्य क्या था कि भैया वन काटने से रुक जाए। ठीक दोस्तों, समझ गया आप लोग, ये तो शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था किसको, वृक्षों को, ठीक ना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 35 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 35 नंबर का प्रश्न करा कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जलमंडल, स्थलमंडल, जैव मंडल, यानी कि इनमें से सभी आते हैं दोस्तों पर्यावरण के अंतर्गत। ठीक ना, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से, कोई डाउट नहीं है। क्लियर है। चलिए तो दोस्तों 36 नंबर का प्रश्न कर रहा है, जरा ध्यान देने वाली बात है, क्या कर रहा है कि जैविक घटक के उदाहरण है पौधे, मनुष्य, ए एवं बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैविक घटक के जो उदाहरण भैया वह पौधे भी है और मनुष्य भी है, यानी कि इसका सही उत्तर सी नंबर का विकल्प हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 37 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 37 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं उपभोक्ता, अपघटन करता है, या फिर ए एवं बी दोनों। चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए कि उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव को क्या कहते हैं भैया, उसको उपभोक्ता कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 38 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 38 नंबर का प्रश्न कर रहा है
क्या करा है कि उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो दोस्तों उपभोक्ताओं को जो है आपका कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो दोस्तों उपभोक्ताओं को आपका 3 श्रेणियों में बांटा गया है। क्लियर है, कितने श्रेणियों में बांटा गया है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। दोस्तों आपको एक होमवर्क दे देते हैं कि कौन कौन श्रेणी में बांटा गया। आप इसका उत्तर चैट सेक्शन में बताने की प्रयास कीजिएगा, फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक ना। क्लियर है, यह आपका होमवर्क रहा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 39 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 39 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है, हिरण या फिर मनुष्य या फिर तिलचट्टा या फिर बी एवं सी दोनों। तो दोस्तों इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है। तो दोस्तों यानी कि इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है, अगर आप लोगों को पता है तो फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए। दोस्तों आप सिर्फ तो जानते हैं मनुष्य को, लेकिन ये जो तिलचट्टा है ना भैया, यह भी सर्वाहारी जीव ही है, ठीक ना। तिलचट्टा, इसको सिर्फ तेल नहीं चाटने के लिए कहिएगा, यह बड़ा बड़ा मनुष्य को खा जाता है, बर्बाद कर देता है, ठीक ना। अर्थात सर्वाहारी जीव बी एवं सी दोनों है, अर्थात मनुष्य और तिलचट्टा दोनों है सर्वाहारी जीव। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 40 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं जीवाणु, कवक, गिद्ध या फिर ए एवं बी दोनों। चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए कि सूक्ष्म उपभोक्ता जीव क्या कहलाता है। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा है तो फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव क्या कहलाता है भैया, वह जीवाणु भी कहलाता है, कवक भी कहलाता है, यानी कि इसका सी नंबर का विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 41 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 41 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला है, इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला अर्थात जंगल से संबंधित है। हाँ, बाघ घास हिरण या फिर घास हिरण बाघ या फिर हिरण घास बाघ, सॉरी हिरण बाघ घास या फिर घास बाघ हिरण। तो चलिए फटाफट से बताने के प्रयास कीजिए। तो दोस्तों हम आपको बता दें इस प्रश्न का उत्तर शानदार तरीके से क्या होगा। चलिए आप लोग पहले दिमाग लगाइए कि कौन वन आहार श्रृंखला बनता है। ठीक दोस्तों, ऐसे तो चारों का चारों विकल्प सही ही लग रहा है नजर में, लेकिन कोई तो ऐसा विकल्प होगा जो तीन से अलग होगा, एक वह खुद ही अलग होगा। ठीक दोस्तों, समझ गए, चले बताने की प्रयास कीजिए कि इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला है। तो दोस्तों देखिए, बाघ हिरण को खाएगा और हिरण घास को खाएगा, ऐसा ही होता है ना, ठीक है ना। बाघ न हिरण घास खाता है और घास को बाघ खाता है, ऐसा थोड़े होता है, नहीं होता है। घास बाघ खाता है मान लिए, लेकिन बाघ हिरण को खाता है। देखिए, घास को बाघ खाएगा, कभी नहीं खाएगा। बाघ को हिरण खा सकता है, लेकिन घास बाघ को कभी नहीं खा सकता है, ठीक ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह यहाँ पे है, देखिए हिरण बाघ को खा सकता है, नहीं खा सकता है, बाद बाकी बाघ जो है हिरण को खा सकता है, जो कि आपका बी नंबर का विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। बाघ हिरण को खाएगा और हिरण घास को खाएगा। ठीक दोस्तों, ये जो आपका उल्टा प्रोसेस यहाँ पे करना पड़ता है, यानी कि आपको यहाँ पे दिमाग लगाना होगा, तुरंत ही सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, कई मरतबा यह सब प्रश्न पूछा हुआ है, खाली आपका ईयर नहीं दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 42 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 42 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि सूर्य के द्वारा निकलता हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है, क्षोभ परत में, आयरन परत में, ओजोन परत में या फिर बड़ी परत में। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे क्या कि सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है। तो दोस्तों ओजोन परत में अवशोषित होता है। हम लोग यह प्रश्न पढ़े हैं शानदार तरीके से। ये जो आपका ओजोन परत है, यह आपका पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है। क्लियर है भैया, 42 नंबर का प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 43 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 43 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो दोस्तों त्वचा कैंसर, बताए ना आपको, त्वचा का प्रॉब्लम होता है, कैंसर का प्रॉब्लम होता है, यह सब चीज पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में रोग उत्पन्न होते रहता है, ठीक ना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 44 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 44 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल कितने परतों में बांटा हुआ है, 4 परत में, 5 परत में, 3 परत में या फिर 6 परत में। ठीक दोस्तों, चलिए क्या होगा इसका उत्तर, वायुमंडल कितने परतों में बांटा हुआ है, फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा कि आपका वायुमंडल जो है ना भैया, वह आपका 5 परतों में बांटा हुआ है, याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 45 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 45 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं, ठीक ना। पादप अर्थात जो पेड़ पौधा खाता है, साग सब्जी खाता है, वो पादप ही हुआ ना भैया।
उसको खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 46 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों बच्चा पार्टी, क्या आपको समझ में आ रहा है? थम्स अप कर दीजिएगा एक बार, ठीक ना। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो भैया अगर आप लोगों को जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए 40 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरणीय है? ऑक्सीजन, बायोगैस, या फिर मीथेन, या फिर सीएफसी, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फटाफट से बताने के प्रयास कीजिए कि इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है। तो दोस्तों इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? तो दोस्तों बायोगैस, जो कि मानव निर्मित होता है बायोगैस, ठीक ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 47 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 47 नंबर का प्रश्न कह रहा है हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? नाले नलियों में अवरोध, मृदा प्रदूषण, मानव शरीर में जैव आवर्धन, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से सभी जो है आपका क्या होगा? समस्या उत्पन्न होता है, ठीक ना। समझ गए आप लोग, शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? नाले नालियों में अवरोध, यह समस्या उत्पन्न होती है सर्वप्रथम। दूसरा मृदा प्रदूषण, तीसरा मानव शरीर में जैव आवर्धन, यह सब जो है आपका समस्या उत्पन्न हो जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का विकल्प, इनमें सभी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 48 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 48 नंबर का प्रश्न कर रहा है, जरा ध्यान देने वाली बात है भैया। 48 नंबर का प्रश्न करा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? चूहे, घास, मोर, सर्प, या फिर घास, चूहे, सर्प, मोर, या फिर सर्प, घास, चूहे, मोर, या फिर मोर, सर्प, घास, चूहे। तो दोस्तों सर्प मोर को नहीं तो खा सकता है, मोर सर्प को खा सकता है, ठीक। या तो नहीं होगा ये नंबर का विकल्प, मोर सर्प को खा सकता है, सर्प चूहे को खा सकता है, और चूहे घास को खा सकता है, ठीक दोस्तों। यह हमको कुछ सही लग रहा है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। समझ गए आप लोग, शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक जो मोर होता है ना वो सांप को खा जाता है शानदार तरीके से, चीर फाड़ देता है, और सर्प जो है चूहे को खाता है, और चूहा घास फूस खाता है, ठीक दोस्तों। क्लियर है, अन्य खाता है, ठीक ना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 49 नंबर का प्रश्न जो कि आपके आज के इस सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न है, ठीक दोस्तों। सेकंड लास्ट और लास्ट प्रश्न को उसी प्रकार से प्यार दीजिए जिसको आप पहले से देते हुए आ रहे हैं, यानी कि पहले प्रश्न की तरह, ठीक ना। चलिए 49 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि किसी पारितांत्रिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, या फिर सूक्ष्म जीव। तो चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं कौन भैया? तो ग्रहण करने वाले उत्पादक होते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है, जो ग्रहण करता है उसको क्या कहता है? उत्पादक कहता है उसको, ठीक ना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 50 नंबर का प्रश्न जो कि आपके आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, ठीक दोस्तों। इस अंतिम प्रश्न को पहला प्रश्न के जैसा ही प्यार चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक दोस्तों। चलिए 50 नंबर का प्रश्न कह रहा है, प्रश्न यही है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? सर्प, मेढक, या फिर ग्रास हॉपर, या फिर घास। तो चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो दोस्तों यहाँ पे उत्पादक की श्रेणी में जो आ जाता है वह आपका घास आ जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आज जो है हम लोगों का क्लास यहीं तक होता है, ठीक ना। चलिए आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताइएगा, ठीक दोस्तों। आपको 50 के 50 प्रश्न का उत्तर यानी कि शानदार तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। आपको अगर कहीं भी दिक्कत हो, किसी भी जगह दिक्कत हो, तो कमेंट में बेझिझक बता सकते हैं। आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न का हर एक उत्तर शानदार तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास को यहीं पे स्थगित करते हैं और फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे।